हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म एंड प्राइसिंग का पार्ट 3 बना रहे हैं। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी इसमें हमने अपना बीटा कंप्लीट कर लिया था कि बीटा क्या होता है, वो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था और पूरा समझ भी जाता है क्यों एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरा है हमारा व्हाट इज द न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स। तो यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पूछा है कि जो हमारे स्टॉक फ्यूचर्स है जिनमें हम इन्वेस्ट करता है, हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो उसका एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन दे रखा है, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, क्यों वहाँ वो इतना लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो सब तो देखते हैं। इसमें क्या दिया है, फ्यूचर्स आर पॉपुलरली यूज्ड एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल इन कंपनीज, बैंक, public departments and investors. They are also used for speculation and making profit out of the market movements. There are various strategies which can be adopted for achieving these objectives. Let us look at each of them now. देखो जो हमारे फ्यूचर्स है वो क्या है, हमारे कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट टूल है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम डील करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि आज जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है वो तो हमें पता ही है। अब इसको हमें कंपनसेट अगर करना है कि अगर हमें लग रहा है कि हम लॉस में हैं, आज के दिन पे हम लॉस में हैं, तो हमें कैसा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, इस तरह का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि फ्यूचर में जाके हमें प्रॉफिट हो। हम यही चाहते हैं कि हमें लॉस तो ना हो। तो फ्यूचर क्या होता है, जो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जैसे कंपनीज, बैंक, पब्लिक डिपार्टमेंट्स और इन्वेस्टर्स अपने लिए यूज करते हैं। और दूसरी जगह यहाँ पे जो स्पेकुलेशन होते हैं, यानी कि अभी ये जो स्पेकुलेटर्स है, हेजिंग है, ये सभी हमारे नेक्स्ट अभी आएंगे ही, तो ये सब हम कभी पढ़ेंगे। तो ये सब क्या करते हैं, जो हमें मतलब ओवरऑल हम क्या करते हैं, फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के बाद हम सोचते हैं कि मार्केट की मूवमेंट जो भी है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है स्टॉक फ्यूचर्स काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ बताया कि हमें जो भी नीचे नीचे सारी रोज दिए सारे टॉपिक्स तो हमें कवर करने हैं। तो पहला क्या है, व्हाट इज हेजिंग, लॉन्ग सिक्योरिटी सेल फ्यूचर्स। तो ये क्या होगा, ये हेजिंग चीज क्या है, तो देखो फ्यूचर्स कैन बी यूज्ड एज रिस्क मैनेजमेंट टूल। इन्वेस्टर कैन हेज देयर रिस्क ऑफ मेकिंग लॉसेस इन ट्रांजैक्शन बाय साइमल्टेनियसली टेकिंग ऑपोजिट पोजीशन इन द स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट। यानी कि जो हेजिंग है इसमें क्या होता है कि जब हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो हमें पता ही कि वो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, पर इसी के साथ साथ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को जो भी उनके पास है, जो भी उन्होंने लॉस किया है अपना, उस सबको कंपनसेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, हेजिंग के थ्रू। हेजिंग क्या है कि यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर को कोई रिस्क लेना ही नहीं है, वो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क वो क्या चाहता है, सिर्फ अपने प्रॉफिट करना चाहता है, यानी कि उन्हें रिस्क के साथ नहीं खेलना, वो एक सेफ साइड पे खेलना चाहता है कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, पर वो रिस्क लेकर प्रॉफिट नहीं करना चाहते। तो ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हमें समझाया है कि मान लो कि एक इन्वेस्टर है जो एक किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है और उसकी सिक्योरिटी के जो प्राइस है उसकी वैल्यू क्या है, गिरने लगी, 450 से वो 390 हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको लॉस हो गया। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें, अभी पूरा नहीं पढ़ रही मैं, ऐसे ही समझा देती हूँ जो एग्जाम्पल में दिया है आपको। अगर यहाँ पे क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, तो इन्वेस्टर का क्या हुआ, वो तो प्रॉफिट चाहता था और रिस्क को लेना नहीं चाहता, पर उसका क्या होगा, लॉस होगा। तो अब उसको क्या करने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए, वो मार्केट का जो भी अब उसको प्रॉब्लम हुई है उसको हील करने के लिए, अपहीवल, तो यहाँ पे क्या दिया कि वो अपने रिस्क प्राइस को, यानी कि जो उसका रिस्क हुआ है और सर कह सकते हैं जो लॉस हुआ है उसे मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए वो क्या करेगा, अब अगली सिक्योरिटीज में इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहेगा कि उसका लॉस ना हो और उसे प्रॉफिट बेयर करना पड़े। तो यानी कि जो हेजर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क वो सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 450 का प्राइस था वो 390 पे आ गया, यानी कि उसे लॉस तो देखना ही पड़ा, यानी कि वो डिस्कम्फर्ट में तो है ही है। पर अब वो क्या करेगा, जो हेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगली सिक्योरिटीज में इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि उनका जो प्राइस है, उनकी जो सिक्योरिटी है वो उन्हें प्रॉफिट कमा कर दें और रिस्क ना हो। तो यानी कि अब यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे इस तरह से डिसाइड करेगा कि अगर सिक्योरिटीज से लगता है कि मार्केट अगर फॉल कर रही है, यानी कि मार्केट अगर डाउनफॉल में जा रही है, तो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा और फ्यूचर ट्रेड में क्या करेगा, एक लोअर प्राइस पर अपनी सिक्योरिटीज को लगाएगा ताकि वो क्या कर सके, प्रॉफिट उसमें से कमा सके, ताकि जो भी उसका लॉस पहले वाले केस में हुआ था उसको वो कंपनसेट करे दूसरे वाले जो सिक्योरिटीज में डील करी है उससे। तो इस तरह से हमारे हेजर्स काम करते हैं। ये पूरे इस एग्जाम्पल में यही समझाया था, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, एग्जाम्पल पढ़ा नहीं। अब अगला हमें दिया व्हाट इज स्पेकुलेशन, बुलिश सिक्योरिटी बाय फ्यूचर्स। अब स्पेकुलेशन क्या होता है, तो देखो हेजर्स तो है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पर स्पेकुलेशन थोड़े से अलग होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ हमें प्रॉफिट तो कमाना है पर थोड़ा बहुत रिस्क वो बेयर कर सकते हैं। सो इन्वेस्टर कैन स्पेकुलेट ऑन अंडरलाइंग एसेट बाय इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ एक्चुअल सिक्योरिटी। हियर लीवरेज हेल्प देम बाय इंक्रीजिंग द टोटल एक्सपोजर टू द एसेट एज कंपेयर टू व्हाट दे कुड टेक इन द स्पॉट मार्केट। Take the case of speculator who has a view on the direction of market. He would like to trade based on this view. He believes that a particular security that trades at ₹1000 is undervalued and expect its price to go up in next 2 to 3 months.
हाउ कैन ही ट्रेड बेस्ड ऑन दिस बिलीफ, यानी कि स्पेकुलेशंस क्या होता है, स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, तो वो कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा रिस्क लेना, वो ले सकते हैं उस रिस्क को कि हाँ हम थोड़ा सा रिस्क साइड पे भी, जैसे जो हमारे ये थे हेजर्स, वो क्या है बिल्कुल सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, उन्हें रिस्क लेना ही नहीं है, उन्हें नहीं लेना कि सिक्योरिटी इंक्रीज करेगा उनका प्राइस या डिक्रीज करेगा, उन्हें सिर्फ सेफ साइड पे खेलना है। पर जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम दूसरी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत रिस्क भी बेयर कर सकते हैं। तो अगर जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो किस तरह से ट्रेड करेंगे कि उन्होंने जिस भी अंडरलाइंग एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेकुलेटर्स है वो क्या करेंगे, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी, ये जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है उसकी प्राइस क्या है, अंडर वैल्यूड है, तो वो सिक्योरिटी को खरीद लेते हैं, यानी कि वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि जो भी उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए पर वो सिक्योरिटी हमें उसे सस्ते में मिल रही है, तो यहाँ तो उनका फायदा हो गया, यानी कि वो रिस्क बेयर करना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हर बार जो हमें लगे वही सच हो जाए, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा रिस्क लेके देखते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि वो 2 से 3 महीने के लिए उसे क्या करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है और जो भी उसका प्रॉफिट बनता है उसको वो निकाल लेता है। जैसे कि यहाँ पे उसके पास क्या था, जो इन्वेस्टर है उसने 100 शेयर खरीदे किसी भी एक कंपनी के और उस एक शेयर की प्राइस कितनी थी, 1000 रुपए थे, यानी उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हुई, 1 लाख रुपए की। तो उसने 2 महीने के लिए क्या किया, अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट करके रखा, अंडर वैल्यूड में मिल रहे थे यानी कि सस्ते मिल गए, और जब वो उसे 2 महीने के बाद बेचेगा तो उसकी सिक्योरिटी के प्राइस हाई होंगे, यानी कि वो क्या कर सकता है, एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अब यहाँ पर दिया व्हाट इज स्पेकुलेशन बेयरिश सिक्योरिटी, अभी हम पढ़ रहे थे बुलिश सिक्योरिटी, यानी कि वो वहाँ पे क्या होगा, अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी का प्राइस होगा। पर जब हम क्या करते हैं, स्पेकुलेटर्स बेयरिश सिक्योरिटी सेल फ्यूचर करता है, यानी कि सेल जब हम किसी सिक्योरिटी को करते हैं यानी कि उसका प्राइस क्या होगा, ओवर प्राइस होगा। ओवर प्राइस होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए उससे उसकी सिक्योरिटी से क्या मिल रही है, हायर प्राइस पे मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक सिक्योरिटी का प्राइस 1000 रुपए का होना चाहिए, पर अगर आपको वो 1200, 1500 या 2000 की मिल रही है तो वो सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड है, जो प्राइस होना चाहिए उससे ज्यादा पे आपको वो सिक्योरिटी मिल रही है, तो उसमें फिर पैसा इन्वेस्ट करना एक कोई अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि आपने उसे महंगे में खरीद लिया, उससे ज्यादा महंगा वो जाएगा नहीं। तो स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, यहाँ पर भी रिस्क बेयर करते हैं। अभी जरूरी नहीं है कि कोई सिक्योरिटी ओवर प्राइस है तो उससे ज्यादा प्राइस पर नहीं जा सकती, जा भी सकती है। तो यहाँ पे बस 60 और 40 का खेल रहता है, यानी कि अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा चांसेस रहता है कि हाँ आप सही हो सकते हो, पर 40% चांस रहता है कि आप गलत भी हो सकते हो। तो स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई सिक्योरिटी हमारी ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है, तो वो सिक्योरिटी को सेल कर देता है उसी टाइम पर, यानी कि फॉल ऑफ प्राइस का वो वेट करता है कि अब वो सिक्योरिटी क्या करेगी, उसका जो पर्टिकुलर प्राइस है वो नीचे आएगा। अगर हमने सिक्योरिटी को पहले सेल किया है तो हम डिसाइड करते हैं कि उस सिक्योरिटी का प्राइस जैसे ही कम होने लगता है तो हम उसे क्या कर देंगे, फिर बाय करेंगे। पहले सिक्योरिटी को सेल करना है, उसके बाद उसे बाय करना है। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी बीच में जो डिफरेंस है सेल और बाय के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो स्पेकुलेटर्स जब ओवर प्राइस्ड वैल्यूज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक सेम एग्जांपल रहता है कि एक सिक्योरिटी थी एबीसी कंपनी की, जिसमें क्या है 240 रुपए की वो पर्टिकुलर शेयर है। अंडरलाइंग एसेट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 100 शेयर्स हमने खरीदे हैं, तो 240 का था तो ये ओवर प्राइस्ड वैल्यू है। अब हमारे इन्वेस्टर ने उसे 220 पे क्या किया, सेल किया, तो 20 रुपए का डिफरेंस है, उसने 100 शेयर खरीदे थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 20 को तो 2000 का क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। नेक्स्ट दिया व्हाट इज आर्बिट्रेज ओवर प्राइस्ड फ्यूचर बाय स्पॉट सेल फ्यूचर्स। अब हेजर्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल मिनिमम रिस्क या फिर रिस्क बेयर ही नहीं करना चाहते। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो मिनिमम रिस्क बेयर कर सकते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, पर जो हमारे आर्बिट्रेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए कमाते हैं, यानी कि अगर उन्हें रिस्क बेयर करना पड़े तो वो करेंगे, नहीं बेयर करना पड़े तो नहीं करेंगे। इन्हें ओवरऑल अपना सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, द कॉस्ट ऑफ कैरी एंश्योर्स दैट द फ्यूचर प्राइस स्टे इन ट्यून विद द स्पॉट प्राइस whenever the future price deviates substantially from its fair value, arbitrage opportunity arises। आर्बिट्रेज होता है वो क्या करता है, वो कॉस्ट ऑफ कैरी का जो फॉर्मूला था फाइनेंस वाला और माइनस उसका जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो, तो वो कॉस्ट ऑफ कैरी को इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस क्या रहेगा। तो जब भी हमारा फ्यूचर प्राइस डेविएट करता है, यानी कि जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट डील किया था इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स ने मिलकर, तो उसका फ्यूचर प्राइस जब वो डेविएट करता है तो हमारे आर्बिट्रेज की प्रॉफिट निकल कर आती है। इफ यू नोटिस दैट फ्यूचर ऑन अ सिक्योरिटी that you have been observing seems overpriced, how can you cash in on this opportunity to earn riskless profit? Say if instance ABC Limited trades at rupees 1000, 1 month ABC future trades at
at rupees 1025 and seems overpriced. As an arbitrator, you can risk less profit by entering into the following set of transactions. यानी कि एक आर्बिट्रेज क्या करेगा, सिर्फ वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करता है. अगर कोई ओवर प्राइस सिक्योरिटी है तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा, और अगर अंडर प्राइस होगी तो उसे बाय करेगा. तो उसका एग्जांपल दे रखा है कि आपने किसी एक लिमिटेड कंपनी के क्या किए, शेयर्स खरीदे, और एक शेयर की वैल्यू क्या है 1000 रुपये. तो आपने क्या किया, आपने उसको क्या सबसे पहले सेल किया है, और उसमें जो उसकी फ्यूचर ट्रेड है उसके रुपीज क्या है, उसका प्राइस क्या है 1025 रुपए. तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, हमें ओवर प्राइस दिख रहा है कि पहले उसके जो रुपीज थे वो कितने थे, 1000 रुपए की वो सिक्योरिटी थी, पर उसके बाद क्या हुआ, एक महीने के बाद जब फ्यूचर ट्रेड करी तो वो 125 रुपए 1025 रुपए की हो गई. तो यानी कि अब उसका प्राइस बढ़ चुका है, और हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी सिक्योरिटी का प्राइस क्या ओवर हो चुका है, ओवर प्राइस है, इससे ज्यादा वो नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे आर्बिट्रेज रिस्कलेस प्रॉफिट किस तरह से अर्न करेगा, तो उसे कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वो क्या कर सके, एक रिस्कलेस यानी कि उसको रिस्क भी ना हो और प्रॉफिट भी अर्न हो जाए. तो वो कैसे करेगा, तो समझो कि उसने एक दिन क्या किया, बोरो किया अपने फंड्स को, जो भी उसका स्पॉट मार्केट प्राइस था वो क्या था 1000 रुपए का. उसके बाद उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी उसने क्या सोचा कि इसे मैं किस अमाउंट पे सेल करूंगा, 1025 रुपए पे सेल करूंगा ताकि उसे फायदा हो. उसके बाद क्या करता है वो थर्ड स्टेप में, टेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी परचेज एंड होल्ड सिक्योरिटी फॉर अ मंथ. यानी कि उसने पहले सिक्योरिटी को खरीद लिया और फिर क्या किया, एक महीने तक उस सिक्योरिटी को होल्ड पे रखा अपने पास. फिर फ्यूचर एक्सपायरेशन डेट को उसने क्या किया, जो भी उसका फ्यूचर प्राइस था वो उसने यहाँ पे रिवील किया और फिर उसने सेल करने के बारे में सोचा. तो मान लो कि उसने अपनी सिक्योरिटी को किस प्राइस पे क्लोज किया, क्लोज एट रुपीज 1015, सेल द सिक्योरिटी. यानी कि उसने 1025 के बारे में सोचा था, पर उसने 1015 पे अपनी सिक्योरिटी को क्या किया, सेल किया. तो 1000 से लेकर अब देखो उसने 25 के बारे में सोचा था, 15 पे सेल कर दिया, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 रुपए का डिफरेंस है. तो फ्यूचर प्राइस फ्यूचर्स पोजीशन एक्सपायर्स विद द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10, यानी कि 10 रुपए के प्रॉफिट के बीच में क्या हो गया, आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया. तो रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पे, ओवरऑल रिजल्ट है कि हमने क्या किया, प्रॉफिट कमाया ऑफ रुपीज 15 ऑन द स्पॉट पोजीशन एंड रुपीज 10 ऑन द फ्यूचर पोजीशन. यानी कि अगर हम कहें कि स्पॉट पोजीशन क्या थी हमारी, स्पॉट मार्केट प्राइस था 1000 रुपए का, हमने कितने में बेच दिया, 1015 पे. तो यानी कि 15 रुपए का रिस्कलेस प्रॉफिट हमने यहाँ कमा लिया. और अगर हम देखें स्पॉट प्राइस और जो हमारा फ्यूचर पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 रुपए का है, पहले 25 पे बेच रहे थे, 15 पे बेच दिया, तो 10 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे है. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं हमें कोई लॉस नहीं हुआ, हमने यहाँ पे जो आर्बिट्रेजर था उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही कमाया. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे बोरोड फंड है उनके ऊपर हम उनके ऊपर हम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमें, इफ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड टू बाय द सिक्योरिटी इज लेस देन द आर्बिट्रेज प्रॉफिट पॉसिबल, इट मेक्स सेंस फॉर यू टू आर्बिट्रेज. इन द रियल वर्ल्ड वन हैज टू बिल्ड इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनटू द आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी. यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी अगर हम बाय कर रहे हैं तो ओवरऑल हमें सिर्फ इसी बात का ध्यान देना है कि जो हमारा प्रॉफिट जो उसमें से बने, पॉसिबल प्रॉफिट जो भी हो, वो हमारे जो हमने एक्सपेंस उस पर लगाए हैं, जो भी हमने खर्चा उस सिक्योरिटी पे किया है उससे ज्यादा हो. क्योंकि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, खर्चा कम होगा, तभी हम प्रॉफिटेबल आर्बिट्रेजर कहलाएंगे. रियल लाइफ में हमें इसी तरह से काम करना होता है. अगर आप महंगा कोई चीज खरीद लोगे तो प्रॉफिटेबल उसका होना थोड़ा मुश्किल रहता है. तो इस तरह से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है. अब आर्बिट्रेज अगर अंडर प्राइस हो, अभी ये वाला कौन सा था हमारा ओवर प्राइस, यानी कि आपने क्या किया, उसे सेल किया. पर अगर हमारा आर्बिट्रेजर क्या है, वो एक अंडर प्राइस्ड फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है, बाय फ्यूचर सेल स्पॉट, यानी कि वो फ्यूचर्स को बाय कर रहा है. पहले क्या कर रहा था, वो फ्यूचर्स को सेल फ्यूचर्स कर रहा था, यानी कि सेल कर रही सिक्योरिटी. अब आर्बिट्रेजर के पास क्या है, अंडर प्राइस सिक्योरिटी है, यानी कि उसकी वैल्यू कम है, तो वो ऑब्वियसली बात है उसे बाय करेगा. वेन एवर द फ्यूचर प्राइस deviates substantially from its fair value, arbitrage opportunity arise. It could be the case. देखो ये सेम ऊपर जैसा ही लिखा हुआ है, मैं आपको सीधा समझा देती हूँ कि यहाँ पे अगर जब भी हमारा फ्यूचर प्राइस क्या करता है, डेविएट करता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी सिक्योरिटी का फ्यूचर प्राइस अगर डेविएट करता है, तो हमारे पास जो आर्बिट्रेजर होता है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि अगर ओवर प्राइस हो गया तो वो सेल कर देगा, अंडर प्राइस चला गया तो वो बाय कर लेगा. तो इस तरह से आर्बिट्रेजर के पास में अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं. अब इसका एक एग्जांपल दिया कि आपके पास एक सिक्योरिटी है जिसका प्राइस क्या है 1000 रुपए. एक महीने तक आपने उसे होल्ड पे रखा और उसकी सिक्योरिटी क्या हो गई, उसका जो प्राइस था वो कम हो गया, क्या हो गया 965 रुपीज. तो यानी कि इस सिक्योरिटी की प्राइस क्या है, अंडर प्राइस है, इसकी जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए थी उससे कम पे हमें ये सिक्योरिटी मिल रही है. तो यानी कि आर्बिट्रेजर के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि वो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सके और बाय कर लेगा तो उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट अर्न होगा. तो उसके फॉलोइंग स्टेप्स क्या होंगे ट्रांजेक्शन के, कि उसने सिक्योरिटी को क्या किया, यहाँ पे दिया है, सेल द सिक्योरिटी इन द कैश स्पॉट मार्केट एट रुपीज
1000, ठीक है। उसने क्या किया, कैश स्पॉट मार्केट में उसने 1000 रुपए में सिक्योरिटी को सेल कर दिया। मेक डिलीवरी ऑन द सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी को डिलीवर किया। साइमल्टेनियसली बाय द फ्यूचर ऑन द सिक्योरिटी एट ₹965, ठीक है। उसने क्या किया, सिक्योरिटी को सेल किया 1000 रुपीज पे, और उसने सिक्योरिटी को खरीदा किस प्राइस पे, 965 रुपए पे, यानी कि 965 पे उसने सिक्योरिटी को खरीद लिया। सो फ्यूचर एक्सपायरेशन डेट पे क्या होगा, जो हमारा स्पॉट मार्केट है या फिर फ्यूचर प्राइस कन्वर्ज है, वो क्या होगा, उसकी एक पोजीशन यहाँ पे हम डिस्कवर कर सकते हैं। से द सिक्योरिटी क्लोज एट ₹975, बाय बैक द सिक्योरिटी, यानी कि आप मान लो कि आपने 965 रुपए में सिक्योरिटी खरीदी थी, अब उसका प्राइस बढ़कर क्या हो गया, 975 रुपए हो गया। तो यानी कि यहाँ पे आपको कितने का प्रॉफिट अर्न हो रहा है, फ्यूचर पोजीशन के एक्सपायर होने से पहले आपको 10 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न हुआ। तो कह सकते हैं रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट और कंक्लूजन क्या है यहाँ पे आपके पास में, कि आपने इस रिस्कलेस प्रॉफिट, एक रिस्कलेस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, जिसमें आपको प्रॉफिट कितने रुपए का अर्न हुआ, 10 रुपीज का फ्यूचर पोजीशन में। और अगर हम देखें यहाँ पे कि स्पॉट पोजीशन में क्या है, प्रॉफिट ऑफ ₹25 ऑन द स्पॉट पोजीशन। पहले स्पॉट पोजीशन क्या थी, यहाँ पे अगर हम 1000 से 65 पे आए तो 25 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 1000 से 75 में, तो क्या है 25 रुपए का डिफरेंस है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी को सेल किस में किया, 975 रुपए में सेल किया है, तो 25 रुपए का स्पॉट पोजीशन में प्रॉफिट है। और अगर हम फ्यूचर पोजीशन में देखें, जो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेल किया है, तो 65 से 75 पे सेल किया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट इस तरफ से अर्न होता है। सो इफ द रिजल्ट you get by investing in riskless instrument is more than the return from the arbitrage trade, it makes sense for you to arbitrage, यानी कि वही बिल्कुल पहले वाली बात लिख रखी है। तो इसमें बिल्कुल पहले की ही तरह यहाँ पे हम क्या, किस तरह से इंश्योर करते हैं अपने रिस्क को, कि हमने वो क्या किया, रिस्कलेस प्रॉफिट में उसे कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा जो है कॉस्ट ऑफ कैरी के चलते जो हमारा आर्बिट्रेज है अपना प्रॉफिट अर्न करता है। अब तो गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर साउंड आ रहा है तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि साइड में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ता है, यहाँ पे दिया है व्हाट इज हेजिंग यूजिंग स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। हमारा स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू हेजिंग क्या होता है, तो वो क्या दिया है, एज वी हैव सीन प्रीवियसली हेजिंग इज अ रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म, यानी कि हमारा जो हेजिंग है वो क्या है, हमारा हम कह सकते हैं कि उसमें जो हमारे हेजर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो रिस्क नहीं बेयर करना चाहते, या फिर बहुत ही मिनिमम रिस्क जो है वो बेयर कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिस्क को चाहते ही नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान। तो यहाँ पे हमें जो रिस्क है वो क्या है, दो टाइप में क्लासीफाई हो रखे हैं। तो वो जो हमारे रिस्क है वो क्या क्या दिए हैं, देखो, बट व्हाट इज द रिस्क दैट इज माइग्रेटेड ब्रॉडली, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे जो रिस्क है, जो हमारा हेजर्स नहीं लेना चाहते, तो वो किस टाइप के रिस्क हैं, तो 2 टाइप के रिस्क है, एक है अनसिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा है सिस्टमैटिक रिस्क। सो जो हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसको हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या फिर डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं। और जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क इज द मार्केट वाइड रिस्क, ठीक है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क के 2 नाम है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क और डाइवर्सिफाइबल रिस्क। और सिस्टमैटिक रिस्क हमारा मार्केट वाइड रिस्क होता है। अब इन दोनों को ही समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो देखो पहला क्या दिया है, सपोज एन इन्वेस्टर होल्ड शेयर ऑफ स्टील कंपनी एंड हैज नो अदर इन्वेस्टमेंट, यानी कि मान लो कि एक इन्वेस्टर है जिसने स्टील कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और उसके पास कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है उसकी। तो अब क्या आता है, अगर कोई भी चेंज होता है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है या फिर कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ चेंज हो जाता है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाती है, तो अगर ये सारी चीजें अलग अलग चीजें होती है जो क्या करें, उस स्टील कंपनी के प्राइसेस को अफेक्ट करें, या फिर आयरन जो है, स्टील जो है, इन सब के प्राइसेस बढ़ जाएं, या जहां से ये सारी चीजें रॉ मटेरियल आ रहा है वहां पे आना बंद हो जाए या थोड़ी कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, इन सब चीजों की, तो जो भी स्टील की कंपनी के प्राइसेस को जो भी इफेक्ट करे, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम क्या कह सकते हैं, एक अनसिस्टमैटिक रिस्क है। कि ऐसा तो है नहीं ना कि ये हमें पहले से ही पता था या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, कि ये एक अनसिस्टमैटिक रिस्क कहलाएगा, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी जो हमारी कंपनी को इफेक्ट करे, वो क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क है। और ये क्या है, दिस रिस्क कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड थ्रू अप्रोप्रिएट डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अगर हम क्या करें, इस ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है इनको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, इनको हम डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं सिर्फ एक ही कंपनी में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दें, हम अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करेंगे तो रिस्क के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब इन्वेस्टर क्या कर सकता है, एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज में, अलग अलग पोर्टफोलियोज में डाइवर्सिफाई करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि उसके ओवरऑल पोर्टफोलियोज के पास रहे और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस करता है। तो हमें समझ में आया कि अनसिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है और उसे हम खत्म या फिर कम कैसे किस तरह से कर सकते हैं। खत्म करने का तरीका तो मैं पूरी तरह तो खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग कंपनीज में भी रिस्क होते हैं,
तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूस करने का तरीका क्या है, डाइवर्सिफिकेशन इसका एक मेथड है। अब दूसरे रिस्क की बात करें जो कि हमारा सिस्टमेटिक रिस्क है या फिर मार्केट रिस्क है या फिर नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, यानी कि इसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। इस तरह के रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, इस तरह के रिस्क में क्या होता है, तो ये इस तरह का रिस्क है जो रिड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि ओवरऑल मार्केट मूवमेंट ही फॉल कर रही है या राइज कर रही है, तो ये इस टाइप का है कि अगर पूरी मार्केट ही डाउनफॉल में जा रही है तो भैया आपकी कंपनी तो कुछ ऐसी भगवान ने बनाई नहीं है जो आपकी कंपनी में बिल्कुल भी लॉस नहीं आएगा, आपको रिस्क होगा ही नहीं। तो इस तरह से अगर ओवरऑल मार्केट मूवमेंट में ही डाउनफॉल है तो आपको क्या है, जो भी आपके स्टॉक पोर्टफोलियो है उनमें इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो जनरली जब क्या होता है, ओवरऑल मार्केट में कुछ भी सेम सिनेरियो चलता है सभी कंपनीज के लिए, तो वो हर एक कंपनी के लिए सेम रहेगा, तो इसका जो इम्पैक्ट है फॉलिंग हो या राइजिंग हो वो वाइसा वर्सा दोनों केसेस में सेम रहता है। तो मार्केट स्पेसिफिक रिस्क जो है, यानी कि मार्केट से रिलेटेड रिस्क जो है वो हमारे क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क या फिर मार्केट रिस्क, इसलिए इसका नाम मार्केट रिस्क है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल मार्केट को रिस्क है, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर मार्केट एक पर्टिकुलर कंपनी को रिस्क है, ऐसा नहीं होता। सो जब हमारी पूरी ओवरऑल मार्केट ही, जैसे अब अगर वर्ल्ड वॉर जैसे हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, तो इसके दौरान अगर जो हमारी शेयर मार्केट है उसको क्या है, पूरी की पूरी शेयर मार्केट को ही इम्पैक्ट इसका देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो बड़ी कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज है वो बच जाएंगी, नहीं। अगर वर्ल्ड वॉर 2 मान लें अगर हम लेके चले तो उसके दौरान जो भी नुकसान हुआ वो सभी लोगों का हुआ, जो कॉमनर्स थे उनका भी, जो अच्छे बिल्डर्स हैं उनका भी, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी, जो अच्छे बिजनेसमैन है उनका भी। तो ओवरऑल पूरी की पूरी मार्केट इम्पैक्ट होती है, तो वो हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क और मार्केट रिस्क। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, देयर इज ड्यू टू द इनहेरेंट मार्केट रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क इन द पोर्टफोलियो, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसके साथ साथ भी रहता है, और जो हमारा ओवरऑल मार्केट रिस्क है वो दोनों ही ये साथ में काम करते हैं। अब हेजिंग क्या है, हेजिंग यूजिंग स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स और सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स इज वन वे टू रिड्यूस अनसिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि अगर हम स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में इन्वेस्ट करें या सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करें या फिर हेजिंग करें तो हम क्या कर सकते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, और दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस करने का ये दूसरा मेथड हो गया। सो हेजिंग कैन बी डन इन 2 ways by an investor who has an exposure to underlying stocks by selling index future or by selling stock future and buying the stock in the spot market. Let us now look at how this work. यानी कि हेजिंग को हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर है वो दो तरीके से हेजिंग परफॉर्म कर सकता है। कैसे, या तो वो अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को सेल कर दे, या फिर जो उसके स्टॉक फ्यूचर्स हैं उनको सेल कर दे, या फिर क्या कर सकता है, जो भी स्पॉट मार्केट में जो स्टॉक है उसको वो बाय कर ले। तो इन दोनों तरीके से वो क्या कर सकता है, अपने हेजिंग के थ्रू अपने रिस्क को कम कर सकता है। इस तरह से वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है अपने अंडरलाइंग स्टॉक में। सो बाय सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर, अगर हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर को सेल कर रहे हैं तो क्या होगा। सो अब हम एक सिनेरियो को कंसीडर करेंगे कि दिसंबर 2013 का एक सिनेरियो है कि मान लो कि 1 दिसंबर 2013 में एक इन्वेस्टर ने क्या किया, 125 शेयर बाय करे इन्फोसिस कंपनी के। एक शेयर का प्राइस क्या है, 3000 रुपए। उसने कितने शेयर लिए, 125 शेयर, यानी कि टोटल अप्रोक्सीमेट पोर्टफोलियो वैल्यू क्या होगा इसकी, 125 को मल्टीप्लाई कर दो 3000 से तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3,75,000 रुपए। ये आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई जो आपने इन्वेस्ट करी। अब यहाँ पे इन्वेस्टर के पास क्या है, एक थोड़ा सा उसके पास डर है कि अगर मार्केट फॉल कर जाए, यानी कि मार्केट में डाउनफॉल आ जाए, ये जो शेयर्स उनकी प्राइस कम हो जाए, उसने तो खरीद लिए ना, तो वो तो यही चाहेगा कि अब ये इनके प्राइस बढ़ेंगे तो वो उसे एक हाई प्राइस पे बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। पर अगर उसके मन में थोड़ा थोड़ा डर तो रहता है कि अगर ये शेयर के प्राइस नहीं बढ़े तो उसको लॉस हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, हेजेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि निफ्टी 50 दिसंबर फ्यूचर्स टू हेज। अब वो क्या करेगा यहाँ पे कि जो उसने इन्फोसिस के ट्रेड करे हैं, इन्फोसिस के शेयर लिए 3000 रुपए के, और उसने आप क्या कर सकता है, यानी कि अब वो यहाँ पे क्या कर सकता है, उसने एक जगह इन्वेस्ट कर लिया। अब हमने देखा था कि हम रिस्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करके। तो उसने निफ्टी इंडेक्स में भी इन्वेस्ट किया 5,950 रुपए। अब क्या होगा, दिसंबर निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग क्या हो रही है, मान लो 6000 की हो गई। तो यहाँ पे बीटा क्या है हमारा, 1.2 बीटा कैलकुलेट किया जाता है। तो बीटा हमारा 1.2 है, यानी कि 1 से ज्यादा आ गया। तो अगर हमारा इन्वेस्टर को सेल करने हैं आपने 3,75,000 रुपए के शेयर और उसका बीटा क्या है 1.2 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4,50,000 रुपए। यानी कि उसके जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो क्या हो गए, 4,50,000 रुपए के हो गए। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसके जो शेयर्स थे
यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड कर देंगे उन्हें 6000 से, तो 75 निफ्टी फ्यूचर्स आ गए। किस हिसाब से, यानी कि पहले उसने इन्फोसिस के ट्रेड्स में लगा रखे थे 3000 रुपए, और निफ्टी के फ्यूचर्स में कितनी ट्रेडिंग थी, 6000 रुपए की। तो इसलिए हमने जो प्राइस निकाला निफ्टी फ्यूचर्स का 4,50,000, उसको हमने निफ्टी फ्यूचर्स के रुपीज से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो निफ्टी फ्यूचर्स के कितने शेयर्स आए हमारे पास में, 75 निफ्टी फ्यूचर्स आए हमारे पास में। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 75 आए। तो यानी कि दिसंबर 19 यानी कि 19 दिसंबर 2013 में क्या हुआ, अगर हमारी मार्केट फॉल करी तो हमारे ट्रेड जो इन्फोसिस का जो ट्रेड था वो क्या हो गया, 3000 से कम होकर 2750 रुपए का हो गया। और यहीं पे देखा जाए तो निफ्टी फ्यूचर्स जो था हमारा वो यहाँ पे ट्रेड हुआ रुपीज 5600 का। तो अब अगर हम देखें तो हमारे इन्वेस्टर को तो लॉस हो गया। तो 10 द इन्वेस्टर लॉस इन द इन्फोसिस ऑफ रुपीज 31,000। देखो इन्फोसिस में कितने रुपए लगाए थे, 3000, मिले कितने 2750, यानी कि तो यहाँ पे घाटा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है। तो इन्फोसिस से जो लॉस हुआ वो कितने रुपीज का था, 31,250 रुपए का। कैसे कि हमने उसका जो प्राइस था उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके नंबर ऑफ शेयर से। दूसरा, इन्वेस्टर ने जो स्टॉक यहाँ पे वैल्यू थी, द इन्वेस्टर स्टॉक वैल्यू नाउ ड्रॉप्स टू रुपीज 3,43,750 फ्रॉम 3,75,000, कि पहले उसके जो इन्फोसिस की जो स्टॉक प्राइस थी वो कितनी थी, 3,75,000 की थी, पर लॉस होने के बाद उसको कितने पैसे मिले, 3,43,750 रुपए मिले। पर अगर हम दूसरी साइड पर देखें, जो हमारे निफ्टी फ्यूचर्स हैं उन्होंने क्या किया, पोजीशन गेन करी जिसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ। यानी कि पहले क्या थे, रुपीज 30,000 के थे वो, अब यहाँ पे क्या किया, 400 × 75 किया, तो फाइनल पोर्टफोलियो क्या आया, फाइनल पोर्टफोलियो होता है हमारा स्टॉक प्लस फ्यूचर्स। तो स्टॉक कितने के हैं हमारे, 3,73,500 रुपीज। देखो जो हमारा जो पहला वाला जो था, यानी कि निफ्टी से जो सॉरी इन्फोसिस से कितने रुपीज आए थे, 3,43,750। पर अगर हम देखें जो हमारा निफ्टी फ्यूचर्स था वो 6000 का था, हमने क्या किया, यहाँ पे हमें मिला कितना, 5600, यानी कि 400 रुपए का ओवरऑल यहाँ पे हमें गेन हुआ। तो 400 रुपए को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 75 शेयर हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करें तो 30,000 रुपए आए। तो अब क्या करेंगे, ये प्रॉफिट ही तो है, तो हम इसे अपने जो इन्फोसिस वाला जो पैसा था उसके साथ ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, स्टॉक प्लस फ्यूचर्स को अगर ऐड करते तो हमारी वैल्यू होती है 3,73,500 रुपीज। अब यहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ था, यानी कि दोनों को ऐड किया हमने और फिर जो लॉस है वो माइनस किया, तो यानी कि पहला हमारा टोटल अमाउंट क्या होनी चाहिए थी, 3,75,000, प्लस उसमें हमने ऐड किया 30,000, माइनस कर देंगे जो हमारा लॉस था वो, माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई, देयरफॉर द इन्वेस्टर फेस ओनली अ नॉमिनल लॉस ऑफ रुपीज 1,250। यानी कि अगर वो फ्यूचर्स में इन्वेस्ट नहीं करता तो उसे यहाँ पे लॉस देखना पड़ता जो उसका इन्फोसिस में हो गया, पर उसने फ्यूचर्स में इन्वेस्ट किया तो इसलिए उसका वो फ्यूचर्स का प्रॉफिट ऐड हो गया, जिसकी वजह से उसे लॉस जो है वो कम बियर करना पड़ा। ओवरऑल यहाँ पर इसका नॉमिनल लॉस कितना आया, रुपीज 1,250, यानी कि 1250 रुपए उसका पोर्टफोलियो लॉस आया। सो विदाउट एनी एक्सपोजर टू निफ्टी फ्यूचर्स ही वुड हैव फेस्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 31,250 रुपीज। उसे सिर्फ इतना ही लॉस हुआ, अदरवाइज उसका लॉस और भी ज्यादा हो सकता था। अब देखो आगे दिया है, तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे हमें 10 द एग्जाम्पल अबव शोन दैट हैजिंग। तो ये हैजिंग क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो भी लॉस हमने करे हैं उनकी, अब हम क्या करें, दूसरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, दूसरे अंडरलाइंग शेयर्स में इन्वेस्ट करें, ताकि जो हमारा लॉस है वो प्रिवेंट हो सके। दूसरा, हेल्प्स इन्वेस्टर टू कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ इंटरमिटेंट लॉसेस कैन बी डन बाय एनीवन विद एन एक्सपोजर टू एन अंडरलाइंग एसेट क्लास। यानी कि ये एक तो प्रिवेंट कराता है जो हमारा लॉस हो रहा है उससे, दूसरा हैजिंग हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि अगर आपका लॉस हो गया तो इट्स फाइन, आप क्या करो, अपने जो बाकी शेयर्स हैं, बाकी जो आपकी सिक्योरिटीज हैं, उनको कंटिन्यू करो, उनको होल्ड करके रखो, ताकि जो आपका लॉस है वो क्या कर सके, हम कंपनसेट कर सकें, और जो अंडरलाइंग एसेट है उनकी वैल्यूज को भी बढ़ा करके हम आपको प्रॉफिट भी प्रोवाइड करा सकें। अब हमें एक वार्निंग दे रखी है कि हैजिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड आउटकम्स मे नॉट ऑलवेज बी फेवरेबल इन प्राइस मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि अगर हमने हैजिंग करी, यानी कि हमने पहले लॉस हो गया हमारा, हम ये सोच के दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि शायद इस बार हमें प्रॉफिट हो जाए, तो हम हैजिंग कर रहे हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जब भी हम दूसरी बार इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फायदा होगा ही होगा। जरूरी नहीं है कि जैसा हमने सोचा हो उसके हिसाब से ही सारी चीजें चले, यानी कि हर बार फेवरेबल कंडीशंस बने हमारे लिए, ये जरूरी नहीं है। कभी कभार जो हमारी कंडीशंस है वो रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लॉस भी बेयर करना पड़ता है दोबारा से। अब नेक्स्ट दिया हमें बाय सेलिंग स्टॉक फ्यूचर्स एंड बाइंग इन स्पॉट मार्केट। यानी कि अगर हमने स्टॉक फ्यूचर्स को सेल कर दें और स्पॉट मार्केट में बाय करें तो फिर किस तरह का यहाँ पे हमें मतलब देखना पड़ेगा कि किस तरह से फिर ट्रेड हो रही है और क्या हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। तब देखो फिर उसके बाद हमारा टॉपिक होगा कि जो ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसा हमने फ्यूचर टर्मिनोलॉजीज
पढ़ी थी, अब हम ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें फ्यूचर और ऑप्शन से पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो इन्हें और पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी वीडियो को एंड करेंगे। देखो पहला ये पड़ता है कि सेलिंग ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स क्या है यहाँ पे। तो एक इन्वेस्टर है जिसने 12 दिसंबर 2013 को 125 शेयर क्या करे, इन्फोसिस के बाय करे। कितने रुपए पे? 3000 रुपए पर शेयर। एक शेयर का प्राइस 3000 रुपए है, यानी कि पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो गई? 3,75,000। ये हमारी वैल्यू हो गई। इन्वेस्टर ने क्या किया? फील किया कि अब मार्केट क्या करेगी? फॉल करेगी। दस नीड टू हेज बाय यूजिंग इन्फोसिस मार्केट, यानी कि अब उसे लगा कि हाँ मार्केट फॉल करेगी तो वो यहाँ पे हेजिंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने क्या किया? इन्फोसिस के फ्यूचर्स जो थे वो उसने ट्रेड करे रुपीज 31,100 पे, यानी कि 3,100 रुपए पे। फिर उसने क्या किया? इन्वेस्टर ने हेज किया अपने, अब जो उसकी सिक्योरिटीज थी उनके सेल किया। 125 जो शेयर थे उसके पास इन्फोसिस फ्यूचर्स के, उनको हेज करने के बारे में सोचा। तो ऑन फ्यूचर एक्सपायरी डेट उसने क्या किया? स्पॉट प्राइस देखा कि इन्फोसिस का स्पॉट प्राइस क्या है? 2900 रुपए। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर का लॉस था वो कितने का हो गया? 12,500 रुपए का, क्योंकि हमारे पास खरीदा कितने का था? 3,000 का, बेचा कितने का? 2900 का। तो यहाँ पे लॉस क्या है? 100 रुपए का। पर शेयर पे निकाले तो एक शेयर यानी कि टोटल शेयर कितने थे? 125। एक शेयर पे लॉस 100 रुपए का, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 रुपए का इन्वेस्टर को लॉस हो गया। अब यहाँ पे उसने हेजिंग करने के बारे में सोचा ना, तो पहला देखे जो टोटल वैल्यू थी वो थी 3,75,000 रुपए। लॉस हो गया तो वैल्यू कितनी बची? 3,62,500 रुपए, ये वैल्यू बची। अब यहाँ पे देखें जो इन्वेस्टर ने जो प्रॉफिट कमाया अपने फ्यूचर मार्केट के थ्रू, तो वो कितने का है उसका? देखो वो है उसका 3100 रुपए का, यानी कि अब उसने 2,900 रुपीज से 3100 कमाए। अब देखो यानी कि यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है? यहाँ पे 200 रुपए का प्रॉफिट। 3100 माइनस 2900 करेंगे तो आपको 200 रुपए मिलेंगे। तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट है फ्यूचर मार्केट से वो 25,000 रुपए का है। तो अगर हम फाइनल पोर्टफोलियो निकालें तो स्टॉक प्राइस प्लस फ्यूचर वैल्यू, तो स्टॉक प्राइस क्या है आपकी? 3,75,000 रुपए, प्लस करेंगे आप उसमें प्रॉफिट 25,000 रुपए, पर आपको लॉस भी तो हुआ था, तो माइनस करेंगे आप 12,500 रुपए। तो ओवरऑल आपकी स्टॉक वैल्यू पोर्टफोलियो की फाइनल वैल्यू क्या है? 3,87,500 रुपीज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है अगर आपको लॉस हो गया तो हेजिंग की हेल्प से कभी कभी आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हो, पर हर बार हेजिंग प्रॉफिटेबल नहीं होती, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। जब किस्मत खराब होती है ना तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। अब देखो जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज है, इसे भी फटाफट से रीड करके खत्म करते हैं। अब दिया कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है कि जब हम अपने होल्डर को, जो भी हमारा इन्वेस्टर जो होल्डर है हमारा, उसको हम क्या करें? राइट दे और ऑब्लिगेशन ना दे, यानी कि उसके पास राइट है कि वो क्या कर सके? अपने असेट्स को बाय कर सकता है सर्टेन डेट पर और एक सर्टेन प्राइस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इसी पर्टिकुलर डेट पे, उसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसी पर्टिकुलर प्राइस पे उसे ट्रेड करेगा। तो होता है कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है? ये होल्डर को राइट देता है पर ऑब्लिगेशन नहीं देता सेल करने की। कॉल ऑप्शन में आप बाय करते हैं असेट्स को और पुट ऑप्शन में आप सेल करते हो अपने असेट्स को सर्टेन डेट पर और सर्टेन प्राइस पर। अब होल्डर फॉर एन ऑप्शन क्या होता है? यानी कि द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज द वन हु बाय पेइंग द ऑप्शन प्रीमियम बायज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑन द सेलर्स सेलर्स और राइटर। यानी कि होल्डर ऑफ एन ऑप्शन होता है कि वो बायर जिसने ऑप्शन ट्रेड आपने पढ़ा होगा कि ऑप्शन फ्यूचर फॉरवर्ड या मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए थे, तो ऑप्शन में हमारा कॉल एंड पुट आता है। तो होल्डर ऑन ऑप्शन का होता है कि जिसने उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया हो, जो बायर हो उस ऑप्शन का, तो वो क्या करता है? पे करता है जो भी ऑप्शन प्रीमियम है। ऑप्शन को पे करने के लिए जो भी पैसे लगते हैं वो उसे पे करेगा और राइट लेगा अपने पास में कि हाँ अब ये ऑप्शन जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वो मेरा है और मैं इसके साथ क्या करना चाहूँ, मैं इसको सेल करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, वो उसका आप अपना पर्सनल चॉइस होती है। तो होल्डर ऑन ऑप्शन होता है जो ऑप्शन का बायर है। अब राइटर ऑफ एन ऑप्शन कौन होता है? तो राइटर ऑफ अ कॉल पुट ऑप्शन इज द वन हु रिसीव द ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि ये बायर और सेलर होते हैं। होल्डर होता है जो बायर है और राइटर होता है जो सेलर है, जिसने अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, यानी कि उसने क्या किया? रिसीव किया ऑप्शन प्रीमियम को। तो फिर उसने क्या किया? उसने सामने वाले बंदे को वो राइट प्रोवाइड करे कि वो क्या कर सकता है? अपने ऑप्शन के साथ में उसको सेल करना चाहे सेल करे, बाय करना चाहे बाय करे। तो उसने वो राइट और ऑब्लिगेशन उसे प्रोवाइड कर दिए। तो होल्डर होता है बायर ऑफ ऑप्शन और राइटर होता है सेलर ऑफ ऑप्शन। अब ऑप्शन और प्राइस प्रीमियम क्या है यहाँ पे?
तो इसे भी समझ लेते हैं। तो प्राइस क्या होता है, यानी कि इट इज द प्राइस विच द ऑप्शन बायर पेज टू द ऑप्शन सेलर, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द ऑप्शन प्रीमियम। यानी कि ऑप्शन प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम होते हैं कि जो हमने प्राइस पे किया है उस ऑप्शन को खरीदने के लिए, जो भी अमाउंट पे करी है उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए, वही हमारा ऑप्शन प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम होता है। दोनों एक ही शब्द है, बस अलग अलग नाम है। एक्सपायरेशन डेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस दिन हमारा जो पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिस स्पेसिफाइड डेट पे, जिस सर्टेन डेट पे वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, जिस पर्टिकुलर डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो उसकी मेच्योरिटी डेट आ जाएगी, तो वो क्या होता है, हमारी एक्सपायरेशन डेट होती है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है, द प्राइस स्पेसिफाइड इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो इज नोन एज द स्ट्राइक प्राइस और द एक्सरसाइज प्राइस। यानी कि जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस स्पेसिफाई किया गया है कि ये प्राइस पे हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डील होगा, तो वही प्राइस हमारा क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है। अब अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, ये वो ऑप्शंस हैं, दीज कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम अप टू द एक्सपायरेशन डेट, यानी कि एक्सपायरेशन डेट आने तक हम इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी डेट पे ट्रेड कर ले। फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को ऑप्शन ट्रेड खरीदा और उसकी एक्सपायरी डेट है 31 जनवरी, तो इसके बीच में आप चाहे 1 को सेल करो, 10 को सेल करो, 12 को सेल करो, 29 को सेल करो या 31 को सेल करो अपने ऑप्शन ट्रेड को, तो जिस भी दिन आप अपने ऑप्शन को, अमेरिकन ऑप्शन को ट्रेड करते हो, जिस भी दिन आप उसे एक्सरसाइज करते हो एक्सपायरी डेट से पहले, एक्सपायरी डेट वाले दिन, तो वो हमारे ट्रेड्स कौन से होते हैं, वो ऑप्शंस होते हैं हमारे अमेरिकन ऑप्शंस। और यूरोपियन ऑप्शंस कौन से होते हैं, ये वो ऑप्शंस हैं कि ये क्या होता है, एक्सरसाइज होता है ओनली ऑन द एक्सपायरेशन डेट इटसेल्फ। यानी कि अमेरिकन ऑप्शंस की तरह नहीं होती कि कभी भी हमने जब मन चाहा सेल कर दिया, जब हमें अच्छा लगा तब हमने सेल कर दिया, नहीं, ये इस तरह के ट्रेड होती है, ये इस तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन डेट पर ही क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सो अमेरिकन ऑप्शन आर फ्रीक्वेंटली रिड्यूस्ड फ्रॉम दोज ऑफ इट्स यूरोपियन काउंटर पार्ट। यानी कि अमेरिकन ऑप्शंस क्या है, फ्रीक्वेंटली हम उन्हें जब मन चाहे तब ट्रेड कर सकते हैं, पर यूरोपियन ऑप्शन इसके काउंटर पार्ट है, जब मन चाहे तब नहीं, एक पर्टिकुलर एक्सपायरेशन डेट पर ही इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शन है कि इनका अंडरलाइंग एसेट क्या होगा, एक इंडेक्स होगा, यानी कि दे कैन बी यूरोपियन और अमेरिकन, ये हमारे दोनों में से कोई से भी हो सकता है, यूरोपियन भी हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है, क्योंकि उसका अंडरलाइंग एसेट की बात हो रही है। अंडरलाइंग एसेट अगर हमारा इंडेक्स होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इंडेक्स ऑप्शन होगा, और ये हमारे क्या होता है, कैश सेटल्ड होते हैं। और ऑल इंडियन इंडेक्स ऑप्शंस और यूरोपियन ऑप्शंस, इंडिया में जितने भी इंडेक्स ऑप्शंस हैं वो सारे क्या हैं, यूरोपियन ऑप्शंस हैं। अब हमें नेक्स्ट दिया है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन क्या है यहाँ पे, दे आर ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड गिव द होल्डर द राइट टू बाय और सेल शेयर्स at the specified price. They can be European or American. All stock option on NSE are European option. ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस क्या होता है, ये वो ऑप्शंस होता है जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, यानी कि ये होल्डर को राइट देते हैं अपने शेयर्स को बाय और सेल करने का एक स्पेसिफाइड प्राइस पर। ऐसा नहीं जो मन चाहे प्राइस दे दिया और बस बात खत्म हो गई, नहीं, ये वो ऑप्शंस हैं, ये वो स्टॉक ऑप्शंस हैं जो अपने इन्वेस्टर को, अपने होल्डर को एक राइट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी सिक्योरिटी को बाय और सेल कर सकते हो, अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो और एक स्पेसिफाइड प्राइस पर ही कर सकते हो। और ये यूरोपियन स्टॉक्स भी हो सकते हैं, यूरोपियन ऑप्शंस भी हो सकते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस भी हो सकते हैं। और एनएससी में जितने भी ट्रेड हो रहे हैं ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, वो सारे क्या हैं, 1 जनवरी 2012 से सारे के सारे यूरोपियन ऑप्शंस हैं। अब इन द मनी ऑप्शन, अभी इन द मनी ऑप्शन क्या है, चलो थोड़ा सा ही बचा, फटाफट से खत्म करते हैं। इन द मनी ऑप्शन आईटीएम है हमारा कि ऑप्शन वुड लेड टू अ पॉजिटिव कैश फ्लो। कह सकते हैं कि जब हमारा कैश फ्लो क्या हो, पॉजिटिव वे में हो, तो हमें ज्यादा कोई दिक्कत ना हो, इजीली हम कैश फ्लो कर सकें, तो हमारा जो होल्डर है वो कौन से एक्सरसाइज करता है, इमीडिएटली वो एक्सरसाइज कर सकता है इन द मनी ऑप्शन में। यानी कि हमारा जो कॉल ऑप्शन है, इंडेक्स इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन द करंट इंडेक्स ट्रेंड एट अ लेवल हायर। ठीक है, अगर हमारा स्पॉट प्राइस हायर है देन स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है और जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, जिसमें हमारा क्या है, जो इंडेक्स ट्रेंड एट अ हायर लेवल देन द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस से जो वैल्यू है वो हमारे इंडेक्स की ज्यादा है, यानी कि स्पॉट प्राइस ज्यादा है, तो हमारे जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, बाय वाला, तो बाय वाले को तो हमेशा प्राइस ज्यादा चाहिए होता है, तो अगर प्राइस ज्यादा है तो उसे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव कैश फ्लो मिलेगा, यानी कि वो आईटीएम है, यानी कि इन द मनी ऑप्शन में है। तो इस तरह से वो क्या करता है, काम करता है। पर यहाँ पे दूसरी चीज दी है, इन द केस ऑफ अ पुट इज आईटीएम इफ द इंडेक्स इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। अगर ये ऑप्शंस की बात हो रही है, कॉल ऑप्शन है, तो यानी कि हमारा स्ट्राइक प्राइस कम होना चाहिए, पर अगर पुट ऑप्शन है तो हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है, ज्यादा होना चाहिए। अब दिया एट द मनी ऑप्शन एटीएम, ये क्या है,
an at the money option would lead to a zero cash flow if it were exercised immediately. An option on the index is at the money when the current index equals the strike price. यानी कि at the money option का मतलब है कि बिल्कुल बराबर स्पॉट प्राइस जो है हमारे इंडेक्स का वो और जो स्ट्राइक प्राइस है इंडेक्स का वो दोनों ही प्राइस अगर बराबर होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा कैश फ्लो क्या है, जीरो, यानी कि ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। तो ये हमारा क्या होता है, एट मनी ऑप्शन होता है, एटीएम होता है। और आउट द मनी ऑप्शन क्या है, ओटीएम, ये ऑपोजिट है। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो यानी कि नेगेटिव वैल्यू जाती है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी हमारे इंडेक्स और जो हमारा स्टॉक प्राइस है इंडेक्स का वो कम होगा। तो यानी कि टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस वैल्यू ज्यादा होने की वजह से स्पॉट प्राइस की वैल्यू कम है। यानी कि अगर हम कॉल ऑप्शन में देखें तो करंट इंडेक्स लेवल जो है वो हमारा क्या आएगा, नीचे की तरफ होगा, डाउन की तरफ होगा, तो वो लेस होगा स्ट्राइक प्राइस से। तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव कैश फ्लो मिलता है। तो तब हम इसे क्या कहते हैं, ओटीएम कहते हैं। पर अगर हमारा क्या है, अगर कॉल ऑप्शन है तो नेगेटिव है, पर अगर हमारा पुट ऑप्शन है इसी टाइम पर तो क्या होगा, उसका स्ट्राइक प्राइस अबव होगा। कॉल और पुट आपस में ऑपोजिट चलते हैं। अगर कॉल का स्ट्राइक प्राइस कम है तो पुट का स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होगा, और कॉल का स्ट्राइक प्राइस कम है, सॉरी कॉल का स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है तो पुट का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, कम होगा। ये आपस में ऑपोजिट रहते हैं। लास्ट सेकंड क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू हमारे ऑप्शन की वो क्या है, तो वो किस तरह से डिसाइड होती है, वो होती किस तरह से है। तो देखो, द ऑप्शन प्रीमियम हैज टू कंपोनेंट्स। ऑप्शन प्रीमियम जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी होती है टाइम वैल्यू। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी वो, और टाइम के साथ चलते 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 हमारे ऑप्शन की वैल्यू क्या हो गई वो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि एक गिवन टाइम पर हमारे होल्डर ने जो अमाउंट फिक्स करी थी ऑप्शन के लिए वो तो हो गई उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू। सो इंट्रिंसिक वैल्यू of a call is maximum is max 0 s minus k, which means that intrinsic value of a call is greater of 0 or st minus k. Similarly, the intrinsic value of a put is maximum 0 k minus x, that is the greater of 0 or k minus st. k is the strike price and st is the spot price. अब देखो, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है यानी कि ओरिजिनल वैल्यू, तो कॉल की मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट प्राइस ज्यादा होता है, स्ट्राइक प्राइस कम होता है, इसलिए स्पॉट प्राइस पहले आया, स्ट्राइक प्राइस बाद में। तो 0 से लेके क्या हो सकती है, स्ट्राइक प्राइस के बीच में, यानी कि स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दे तो उसके बीच में। और पुट क्या होता है, इसका ऑपोजिट। तो पुट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस में। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ वरना हम कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो हमारी स्ट्राइक प्राइस है 10,000 रुपए और स्पॉट प्राइस है हमारी, सॉरी स्पॉट प्राइस है हमारी 10,000 रुपए और स्ट्राइक प्राइस है हमारी 8,000 रुपए। तो कॉल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे, 10,000 माइनस 8,000 तो 2,000। तो 0 से लेकर 2,000 तक हमारी कॉल की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और पुट का अगर हम ऑपोजिट निकालें तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर के जो स्ट्राइक प्राइस है वो थी 8,000, स्पॉट प्राइस थी 10,000, तो माइनस करेंगे तो नेगेटिव का 2,000 आएगा। तो अगर हमारा कॉल पॉजिटिव में है तो पुट नेगेटिव में जाएगा। तो 0 से लेके माइनस, यानी कि माइनस 2,000 से लेके 0 तक की वैल्यू हमारी हो सकती है। तो इस तरह से हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन डिफाइन करना है। लास्ट दिया है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। जो ऑप्शन है उसकी टाइम वैल्यू किस तरह से डिफाइन होती है, यानी कि टाइम के साथ साथ हमारे ऑप्शन की वैल्यू, उसकी प्राइस किस तरह से डिफाइन होगी। सो डिफरेंस बिटवीन इट्स प्रीमियम एंड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, बोथ कॉल एंड पुट हैव टाइम वैल्यू। यानी कि आपकी जो प्रीमियम वैल्यू थी वो, और अगर आप माइनस कर दो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी टाइम वैल्यू आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की मिल जाएगी, दोनों कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के लिए। सो लॉन्गर द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन द ग्रेटर इज द ऑप्शन टाइम वैल्यू। जितना ज्यादा टाइम वैल्यू, जितना ज्यादा एक्सपायरेशन टाइम हमें मिलता रहेगा उतनी ही ज्यादा हमारी ऑप्शन की टाइम वैल्यू होगी। मान लो कि आज से लेकर के 10 दिन के बीच में थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, पर आज से लेकर के 1 महीने के बाद प्राइस का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा टाइम मिलता जाएगा, जितना ज्यादा एक्सपायरेशन टाइम लॉन्गर होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा ऑप्शन टाइम वैल्यू की वैल्यू ग्रेटर होगी। सो एट एक्सपायरेशन एन ऑप्शन शुड हैव नो टाइम वैल्यू। यानी कि एक्सपायरेशन के टाइम पे ऑप्शन की क्या रहती है, टाइम वैल्यू नहीं बचती। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे तो एक्सपायर ही हो गया, तो इसलिए उसकी टाइम वैल्यू 0 हो जाती है। अब इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक